Welcome to the channel Exam Pro followers with you. Today we'll see the part 2 of population composition, fundamentals of human geography, geography NCERT class 12th. अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन. ओके, तो अगर हम रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की बात करें तो देखो, ये किसी भी पॉपुलेशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक रूरल, एक शहर और गांव का एक कह सके उनको कैटेगरी बनाना बहुत ज़रूरी है. ये डिवीज़न जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि एक शहर के तौर तरीके, एक गांव के तौर तरीके, उनका ऑक्यूपेशन, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो विकास है, वहाँ का डेवलपमेंट का लेवल है, वो सब इन दोनों में डिफरेंट होता है. और शहर और गांव आपस में काफ़ी एक दूसरे से अलग होते हैं. तो इस वजह से इनको अलग कैटेगरीज में रखना ज़रूरी है, इनका डिवीज़न ज़रूरी है. इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं जो कि हम आगे आने वाले प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स में देखेंगे. सो सबसे पहले तो ये है कि जो रूरल और अर्बन का क्राइटेरिया है डिफरेंशिएट करने का, कि कौन सी जगह पर गांव है, कौन सी जगह पर शहर है, ये हर कंट्री का एक अपनी अपनी समझ है कि ये कोई जगह, ये गांव कहलाएगी या शहर. हर किसी कंट्री का एक अपना पैरामीटर है वो जज करने का. लेकिन फिर भी एक जो कॉमन लिंक निकल करके आती है, एक जो कॉमन सा पैरामीटर हम जनरल अगर बात करें, समझते हैं, तो वो ये है कि जो गांव होते हैं वहां पर ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड द लाइक. जो भी हंटिंग, गैदरिंग, जो भी प्रिमिटिव है, जिसमें सिर्फ आपको नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना है. जबकि शहर में लोग जो होते हैं ज्यादातर वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज या टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, रिसर्च वगैरह. तो ये एक ब्रॉड सा डिफरेंस है रूरल और अर्बन एरिया में. अगर हम रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन की बात करें तो देखो, रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन का यहाँ पर मतलब है कि गांव में पुरुष ज्यादा है या महिलाएं ज्यादा हैं, शहर में पुरुष ज्यादा है या महिलाएं ज्यादा हैं, और इसका कारण क्या है. यानी कि रूरल या अर्बन एरियाज में कितने मेल्स और फीमेल्स रहते हैं और व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस. अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, जो रिच एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि जितना भी ले लो तुम, कनाडा और यूके, फ्रांस, फिनलैंड, नॉर्वे, जो भी मतलब रिच एडवांस्ड टाइप की कंट्रीज हैं जो आगे बढ़ गई हैं, डेवलप्ड हैं, उनके अंदर क्या है कि जो मेल्स हैं, यानी कि जो पुरुष हैं, वो ज्यादा हैं गांवों में और फीमेल्स ज्यादा हैं शहरों में. जबकि बात की जाए उन कंट्रीज की जो अभी उतनी रिच, एडवांस्ड और डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, जिम्बाब्वे एंड द लाइक, यहां पर क्या होता है, यहां पर यह होता है कि महिलाएं तो ज्यादा हैं गांवों में और पुरुष ज्यादा हैं कहां पर, शहरों में. ऐसा क्यों है? देखो, अगर हम रिच कंट्रीज की बात करें जहां पर महिलाएं शहरों में ज्यादा हैं, वो इस वजह से ज्यादा हैं क्योंकि वो नौकरी की तलाश में आई होती हैं शहर में. फार्मिंग जो इन रिच एडवांस्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका एंड फिनलैंड, कनाडा, इन सब कंट्रीज में क्या है, जो खेती है वो ज्यादातर मेल्स ही करते हैं, और वो उसमें बड़े बड़े टूल्स वो लोग यूज करते हैं, मशीनरीज यूज करते हैं, और जिसको ऑपरेट ज्यादातर मेल्स ही करते हैं. और फीमेल्स आ जाती हैं शहरों में नौकरी ढूंढने. जबकि अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जिम्बाब्वे, इन कंट्रीज की बात करें तो यहां पर क्या है, मेल जो हैं वो शहरों में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं और फीमेल्स का पार्टिसिपेशन हाई होता है गांवों में. ऐसा इस वजह से है क्योंकि ज्यादातर गांवों के जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, वो शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं. ओके,
फीमेल की अगर हम बात करें तो यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट इन कंट्रीज लाइक इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरिया इज हाई। फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मिंग, खेती वगैरह में, गांवों में। ये लोग जो फीमेल्स होती हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इतना अत्याचार होता है फीमेल पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादातर फैमिलीज जो होती हैं वो सिटीज को सिक्योर भी नहीं समझती। इसके अलावा क्योंकि हाउसिंग की शॉर्टेज होती है और रहने के खर्चे ज्यादा होते हैं, नौकरियां उतनी होती नहीं। मतलब कि गांव के लोगों के लिए, स्पेशली जो इकोनॉमिकली पुअर है, उनके लिए शहर आकर के नौकरी ढूंढ करके नौकरी करना ये एक बहुत, तुम कह सकते हो, मुश्किल काम है। इसमें संघर्ष बहुत ज्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। और खासकर आई हैव पर्सनली सीन कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर फीमेल्स को, वो लोग ये कहते हैं, पढ़ाने की जहां तक बात है, वो लोग ये कहते हैं हमारे गांव में जहां तक जो खुला हुआ है वहां तक पढ़ाएंगे, अगर अगली आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ेगा तो हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शहर सिक्योर नहीं होते फीमेल्स के लिए और एक अलग संघर्ष चलता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। यहां पर तुम नीचे ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो यहां पर तुम देख पा रहे हो फीमेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 200, 400, 600, इसके जो साइड में लिखा हुआ है फीमेल्स पर 100 मेल्स। ओके, इफ आई एम एबल टू शो यू गाइज, तो ये जो है ये क्या दिखा रहा है, फीमेल्स पर 100 मेल्स का मतलब है यहां पर कि कितनी फीमेल्स पर, सॉरी आई एम स्पीकिंग इट 100, इट इज 1000। सो फीमेल पर 1000 मेल्स हैं वो कितने हैं, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं किसी भी एरिया में। तो ये जो ग्राफ है यानी कि 200, 400, 600, 800, 1000 और ये 1200, ये दिखा रहा है कि कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर। नीचे आपके कंट्रीज दे रखी हैं, जिम्बाब्वे, कनाडा, ब्राजील, नेपाल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। साइड में यहां पर देखो जो लाइनिंग में दे रखा है वो शहर का एरिया है, और जो ये चेक उसमें दे रखा है, चेक बोर्ड्स टाइप में जो दे रखा है वो क्या है, वो गांव का एरिया है। ओके, आई होप यू आर एबल टू गेट दिस। जो वापस से रिपीट कर देती हूँ, जो लाइनिंग वाला एरिया है वो शहर का एरिया है, और जो दूसरा जो ग्राफ दिख रहा है आपको साथ में उसके, वो कौन सा एरिया है, वो है गांव का एरिया। अब ऐसे ध्यान रखो ये जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं फीमेल पर 1000 मेल। अगर यहां पर देखो, तुम नजर डालो, जहां पर जो चीज बड़ी होगी, जो कंपैरिजन बड़ा होगा, मतलब फीमेल वहां पर ज्यादा है। अब तुम यहां पर इन सभी पे नजर डालो। जैसे हम शुरू करते हैं यहां पर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में रूरल एरिया में फीमेल कितनी है, सिर्फ 953 पर 1000 मेल, जो कि कम है मेल से, यानी कि 1000 मेल पर 953 वुमेन है। और शहरों में मेल्स से ज्यादा है, 1000 मेल पर 1051, यानी कि 51 वुमेन क्या है, ज्यादा हो गई। तो तुम यहां पर देख सकते हो, जैसा कि हमने पहले कहा डेवलप्ड कंट्री है तो शहरों में फीमेल्स ज्यादा हैं, गांवों में कम है। सेम यहां पर अगर तुम नेपाल का एग्जांपल, फिनलैंड भी न्यूजीलैंड जैसा सेम ही है, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट इट अगेन। नेपाल को देखो तुम, नेपाल में क्या है, नेपाल में तुम्हें पता है इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो शहरों में फीमेल्स कम है और गांवों में ज्यादा है। गांवों में देखो 1000 मेल्स पर 1008 फीमेल्स हैं, यानी कि 8 फीमेल ज्यादा है मेल से। और जबकि शहरों की बात की जाए तो 1000 मेल्स पर सिर्फ 938 फीमेल्स हैं, जो कि बहुत कम है मेल के अकॉर्डिंग। तो तुम यहां पर देख सकते हो। ऐसे यहां पर जिम्बाब्वे देखो, सेम वही केस है, क्योंकि वो भी लेस डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है। तो तुम देखो गांवों में तो फीमेल है ज्यादा, शहरों में है कम। Canada and Brazil are same as Finland and New Zealand. So yeah, this is the thing.
नाउ इज द लिटरेसी, मतलब कितने आप पढ़े लिखे हो, इन द सेंस कि आपको यहाँ पर हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन और समझेंगे। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी कंट्री की सोसाइटी, इकोनॉमी कितनी डेवलप है ये पता लग जाता है वहां पर कितने लोग पढ़े हुए हैं, अनपढ़ नहीं है। ओके, कैसे, क्या दिखाता है? अगर लोग पढ़े होते हैं तो ये दिखाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वहां पे। देखो, जब आप पढ़े होते हो तो आप अनपढ़ नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, क्योंकि आपको नॉलेज होती है अपने आसपास की और आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, क्योंकि यू नो हाउ टू रीड एंड राइट। एंड देन इज सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, फीमेल्स। फीमेल का सोशल स्टेटस का भी पता लगता है। कई सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर फीमेल को पढ़ने ही नहीं दिया जाता, तो ये भी पता लगता है कि कितनी फीमेल पढ़ी हैं, तो मतलब क्या स्टेटस चल रहा है कि फीमेल को किस तरह से देखा जाता है, देन उनका क्या स्टेटस है। देन इसके अलावा पढ़े लिखे होने से ये भी पता लगता है कि किसी भी कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी अच्छी हैं। ओके, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ है, हमारी जो जीडीपी बढ़ती है, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ओवरऑल भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लिटरेसी का कॉज भी है, कॉन्सिक्वेंस भी है। यानी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी, हम अच्छी तरह डेवलप होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, और ये तो हो गया कोज कि जैसे जैसे हम डेवलप करते जा रहे हैं लोग भी पढ़ते जा रहे हैं। कॉन्सिक्वेंस ये हो गया कि लिटरेसी जो है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ही समाज को आगे लेकर के चलेंगे, वो ही डेवलपमेंट लाएंगे इकोनॉमिकली भी। तो ये कोज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है। अब इंडिया में लिटरेट कौन कहलाता है? इन इंडिया literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age who is able to read, write and have ability to do arithmetic calculations with understanding. इंडिया में लिटरेट वो व्यक्ति कहलाता है जिसकी पहली बात तो एज है 7 साल से ऊपर, जो कि 7 साल से ऊपर है। 7 साल से नीचे वाले बच्चों को काउंट नहीं किया जाता, और 7 साल से जो लोग ऊपर हैं और जो कि पढ़ लिख सकते हैं, मतलब जो भी उनके सामने किसी भी भाषा में वो पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं और थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्लस माइनस, जो अर्थमेटिक, जो बेसिक कैलकुलेशन होती है उनको वो समझ है उस चीज की, प्लस माइनस वगैरह की। ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत स्पेशलाइजेशन की, लेकिन कुछ बेसिक जो अर्थमेटिक होता है उसकी समझ है, तो वो पढ़ा लिखा लिटरेट कहलाता है। ओके, देन इज द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन सी होती है? 15 से 59 ईयर्स, 15 से 59 ईयर्स के बीच में जितने भी औरतें हैं, जितने भी मेन हैं, जितने भी पुरुष हैं, वुमेन मेन दोनों मिलकर के वर्किंग पॉपुलेशन बनाते हैं। अब ये लोग काफ़ी सारी ऑक्यूपेशन में हिस्सा लेते हैं। कुछ ऑक्यूपेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग। कुछ होती हैं इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, कुछ होती है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, और एंड द काइंड। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज हो गई। कोई भी जॉब किसी रिसर्च से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आइडिया कुछ नया लाने से रिलेटेड है, कुछ इनोवेटिव क्रिएट करने से क्रिएटेड है, मतलब रिसर्च करने से मेनली, दैट इज क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो अब ये हमने इतनी राम कहानी क्यों कही है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तुम्हें सबको पता है। इससे क्या पता चलता है हमको? इससे पता चलता है कि किसी भी एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हुई है, क्योंकि
जिस एरिया में डेवलपमेंट होगी, मतलब जो कंट्रीज पहले से ही बड़े रिच एडवांस्ड टाइप के कंट्रीज हैं, यूएसए एंड यूके एंड फ्रांस एंड जो भी कंट्रीज रिच एडवांस्ड काइंड है, उनके पास इंडस्ट्रीज हैं, ओके, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं, वो जो कंट्रीज हैं, क्योंकि उनके पास इतना है कि उनकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो ज्यादा कहाँ होते हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी सेक्टर में। जबकि जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, बहुत कम इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं जो कंट्रीज, वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं होती। जहां इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे आपको पता है कि क्योंकि हर सेक्टर का क्या है, एक अपना रोल होता है, और ज्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो बिल्कुल ही जिनमें डेवलपमेंट नहीं है, वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत कम होती हैं। तो अब अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी तो ज्यादातर लोग कहाँ पर होंगे, वो होंगे एग्रीकल्चर में या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज में, जिसमें सिर्फ आपको नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना होता है। सो या दिस इज द थिंग, लोग कहाँ पर हैं, ज्यादा लोग अगर प्राइमरी एक्टिविटीज में हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री उतनी डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि वो लोगों को वहां पर काम दे। और जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास इंडस्ट्रीज भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं, तो फिर ज्यादातर वर्कर्स वहीं पर काम करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंड एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड टू एग्जाम प्रूफ। मिलते हैं इन द चैप्टर 4।